Welcome dear friends once again, and today we are going to focus on basic concepts of macroeconomics. बिल्कुल जीरो से हम देखने का प्रयास करेंगे इसको, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम इसमें उन सारे कॉन्सेप्ट को फोकस करेंगे जो हमारे नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को समझने में मददगार हों। मसलन हम आज इस टॉपिक में जो भी कवर करेंगे उसमें हमारा फोकस होगा कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक्स और फ्लोज के बारे में चर्चा होगी। साथ ही हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और डिप्रिसिएशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम इसको देखें कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, पहली बात तो ये समझना होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स MACRO मैक्रो इकोनॉमिक्स से जो पूरी होल इकोनॉमी की बात करता है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा लाइन बाय लाइन देखने की बात करेंगे। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। तो एक मार्क ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया कि पूरे इकोनॉमी की बात करता है। ठीक है, समझने के दृष्टिकोण से अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स MACRO, तो आपने देखा होगा कि हम पूरे जब समझाने के क्रम में बताते हैं कि अगर पूरा मकान है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरह इसको कंसिडर करें, और एक ईंट है, ब्रिक है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसी तरह एक सेल की अगर बात करते हैं वो माइक्रो हो जाता है, पूरी बॉडी की बात करें तो वो मैक्रो होता है। तो दोनों के बीच में जो डिपेंडेंसी है वो बिल्कुल क्लियर है। खैर, इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। तो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी as a whole by focusing our attention on aggregate measures such as total output, employment and aggregate price level। ठीक है, तो इसमें फोकस क्या होता है, एग्रीगेट मेजर्स लेना होता है, टोटल आउटपुट का, एम्प्लॉयमेंट का, एग्रीगेट प्राइस लेवल का, ये सारी चीज़ें हमारी कवर जाती हैं। हियर वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ द लेवल ऑफ दीज एग्रीगेट मेजर्स आर डिटरमाइंड एंड हाउ द लेवल्स ऑफ दीज एग्रीगेट मेजर्स चेंज ओवर टाइम। तो कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं और कैसे समय के साथ बदल जाते हैं, उसके बारे में चर्चा होगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ द होल इकोनॉमी and concerned with the determination of the broad aggregates like the national output, price level and employment। ठीक है, इन चीज़ों को वो ज्ञात करने में विश्वास रखता है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर किए जाते हैं, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ टोटल आउटपुट इन द इकोनॉमी, हाउ इज़ द टोटल आउटपुट डिटरमाइंड, हाउ डज द टोटल आउटपुट ग्रो ओवर टाइम, are the resources of the economy, as for example labor, fully employed, what are the reasons behind the unemployment of a resources, why does the price level rise। ये हमारा है। इसके बाद अब आते हैं, instead of studying the different markets as is done in macroeconomics we try to study the behavior of aggregate और macro measures of performance of the economy। मतलब इंडिविजुअल की बात ना करके हम पूरे इकोनॉमी की एज ए होल की बात करते हैं, उसी पर यहाँ पर फोकस किया गया है। तो अब हम लेते हैं यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंसेस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, एक बार पुनः देखते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की बात करता है। जैसा कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बुक में देखा भी होगा, जहाँ पर इंडस्ट्री की बात होती है, एक इंडिविजुअल डॉक्टर, टीचर्स, उनकी सैलरी की चर्चा हो सकती है, प्रोड्यूसर की बात होगी। उसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी की चर्चा होती है। हम एक एक करके देखते हैं, पहले हम इसको प्रॉपर डालते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ आर डिमांड बाय अ कंज्यूमर, price determination of a commodity, determination of cost of a product, consumers equilibrium, producers equilibrium, producers
प्रोडक्शन ऑफ wheat, राइस और शुगर, सैलरी ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर, स्टडी ऑफ कार इंडस्ट्री, और its main tools are demand and supply. It is also called price theory. It aims to determine price of a commodity और prices of factors of production. अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, इसके बाद ये कुछ एग्जांपल हैं कि क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, और इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि जो भी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक्स में जो चर्चा है, डिमांड की चर्चा है, सप्लाई की चर्चा है, कम प्राइस डिटर्मिनेशन की चर्चा है, कैसे प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है, कॉस्ट की चर्चा है, कंज्यूमर इक्विवेलेंट की बात होती है, प्रोड्यूसर इक्विवेलेंट की बात होती है, तो ये सारी चीज़ें जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है उसी में आप लिख देंगे। तो इसके क्या क्या एग्जांपल हैं कि क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं उसके, तो यहाँ पर आसानी से ये याद हो जाएगा। ठीक है, इसका टूल क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, जो कि आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसको प्राइसिंग थ्योरी करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि टूल इसका क्या है, डिमांड एंड सप्लाई है। हर जगह डिमांड सप्लाई की बात होती है। इसको प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। तो प्राइस थ्योरी का डिटरमिनेशन डिमांड और सप्लाई के द्वारा ही होता है। इट्स एम टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसका एम यही है। ठीक है, अब हम आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। चलो देखें, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। एग्जाम्पल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, पुनः हम वही चीज़ यहाँ भी कहेंगे, जिस प्रकार यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक को फोकस करना है, यहाँ पर देख लेंगे। सॉरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक्स पर फोकस करेंगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इकोनॉमी, देखिए इनकम एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी है। टोटल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट की बात होती है, किन्स की थ्योरी में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में जिसका बहुत बड़ा रोल है। टोटल आउटपुट इन द इकोनॉमी, एग्रीगेट सप्लाई, इसकी बात किन्स करते ही हैं। टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, एग्रीगेट डिमांड किस बात करती हैं। रेट ऑफ इन्फ्लेशन और जनरल प्राइस लेवल, ठीक है, इसकी भी चर्चा होती है। इन्फ्लेशन की चर्चा हो किताबों में है, इंडियन इकोनॉमी में भी होती है। मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, मनी इन बैंकिंग, रिलेशन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज, ये सारी चीज़ों की चर्चा होती है। ठीक है, तो और यह इन्फ्लेशन पर भी ध्यान दें कि ये इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो परिवर्तन होते हैं लोगों की इकोनॉमी पर, जो ओवरऑल इम्पैक्ट होता है, तो इसमें बजट की भी चर्चा हम करते हैं। तो सारी बातों की चर्चा होती है। तो ये अब केवल ध्यान में ये रखें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के बुक में जिन बातों की चर्चा हुई है वही इसका हमारा उसका एग्जांपल है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेस्ट तरीका है उसको रिकॉग्नाइज करना। इट्स मेन टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो मेन जो टूल है जिसमें डिमांड एंड सप्लाई तो इंडिविजुअल लेवल पर है, इसलिए इंडिविजुअल डिमांड और सप्लाई की पूरी इकोनॉमी के लेवल की बात हो रही, तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होगी। तो दोनों को इस तरीके से हम समझ सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। किन्स ने इनकम रिस्पेक्टिव जो थ्योरी बनाई, और यहाँ पर ये प्राइस थ्योरी है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई डिमांड और सप्लाई प्राइस में चेंज होने की वजह से बदलते हैं। यहाँ पर इनकम में चेंज होने की वजह से कंजम्पशन चेंज होता है। तो ये इसलिए इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी को कहा गया, यहाँ प्राइस भी कहा गया। इट इज ऑल्सो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इट्स एम टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड द प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको आप देखें और उसके आंसर आप देने का प्रयास करें। तब तक हम आगे रीडिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम इसका आंसर भी चर्चा करेंगे। चलिए, तो हम इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। द इकोनॉमिक वेल्थ और वेल बीइंग ऑफ अ कंट्री दस डज नॉट नेसेसरली डिपेंड ऑन द मेयर पोजीशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ एक बात है कि अगर आपके पास सारे संसाधन हों तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप संपन्न ही हो। आप व्यक्तिगत लेवल पर भी ये बात सही है और नेशन के तौर पर भी ये बात सही है। इसका फाइन एग्जांपल है, साउथ अफ्रीका में सारे संसाधन हैं लेकिन लोग बहुत गरीब हैं, एक दूसरे को मारने पीटने काटने पर लगे हैं। इसी तरह कभी भारत में भी के लिए कहा जाता था, इंडिया इज रिच बट इंडियंस आर पुअर। तो डिपेंड इस बात पर करता है कि किसी भी देश का विकास। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्राचीन भारत की भी हम चर्चा करना पसंद करेंगे। तो प्राचीन भारत में प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा थी और यही कारण था कि भारत पर तमाम तरह के बाह्य आक्रमण हुए, चाहे वो मध्यकाल हो चाहे आधुनिक काल हो, और तथाकथित सभ्य जातियों ने भारत को असभ्य घोषित करके शासन करने का प्रयास किया। अब भारत
में परिवर्तन है, भारत जागृत हो रहा है, समझ रहा है इस बात को। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम प्राचीन भारत की भी हम चर्चा भी हम कर रहे थे, तो उसमें हमने ये बात दिखाने का प्रयास किया कि भारत की जो सोसाइटी थी वो स्किल बेस्ड सोसाइटी थी, और हर गांव में स्किल पर आधारित जो व्यवस्थाएं थी, जो बाद के काल में जातिगत व्यवस्थाएं बना दी गई, जो भी हो उसके प्रति भी सच्चाई है। तो उस जो स्किल आधारित समाज था और इसलिए वो प्रॉस्पेरिटी थी। लेकिन बाद के काल में वो स्किल आधारित समाज में जो विसंगतियाँ आती गई, तथा कथित उच्च वर्ग का जो दिमाग कह लीजिए, उनके खुराफात आया। जिस प्रकार आज खुराफात आया है कि जिसके पास सत्ता है वो अपने परिवार को ही उसका फ़ायदा देना चाहता है। उस तरह उस समाज में भी कुछ स्वार्थी तत्वों के द्वारा इस तरह किया गया होगा, मेरा जो अनुमान है, मेरा अध्ययन है। तो ये एक कारण रहा होगा समाज में विसंगतियाँ आने का। चलिए फिर वापस आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ ये बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ कि इकोनॉमिक वेल्थ और वेल बीइंग ऑफ अ कंट्री डज नॉट नेसेसरली डिपेंड ऑन द मियर पोजीशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इस बात को एडम स्मिथ साहब भी कहते हैं कि एडम स्मिथ साहब जब अपनी बुक लिखते हैं एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, तो वेल्थ ऑफ नेशंस की जो बात होती है, तो वेल्थ को मापने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो तरीका है कि किसी देश में संसाधन कैसे है, पहली बात। अब उस संसाधनों का उपयोग किस तरीके से हो रहा है, उपयोग कौन कर सकता है, जो स्किल होगा, जो वहाँ पर स्किल होगी। इसलिए जो आज जो प्रयास किया जाता है कि हम लोगों को रेवड़ी बांटने का काम किया जाता है, लोगों को हम मुफ्त में कुछ देने का प्रयास करते हैं, उस मुफ्त में न देकर अगर उनको स्किल सिखाया जाए तो खुद इनकम जनरेट कर सकते हैं, खुद अपने समृद्धि का द्वार ओपन कर सकते हैं, और वो आगे आने वाली पीढ़ियों की भी देखभाल करने की स्थिति में। आज भी देख लीजिए, पंचर की दुकानें खोल के लोग बैठे हुए स्किल वाले लोग हैं, जो दर्जी काम कर रहे हैं स्किल वाले लोग हैं, वो किसी नेता के पीछे नहीं भागते, अपने काम में मस्त हैं, व्यस्त हैं। जौहरी का काम करने वाले, तो हमारे यहाँ जो पूरी व्यवस्था ही थी, जैसा कि उसको कभी बहुत चर्चा करनी पड़ेगी, फिलहाल हम बुक रीडिंग के मूड में हैं। तो हम आते हैं, व्हाट जनरेट्स द इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ अ नेशन, व्हाट मेक्स कंट्रीज रिच और पुअर। दीज आर सम ऑफ द सेंट्रल क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स। It is not that the countries which are endowed with the bounty of natural wealth, minerals, or forest, or the most fertile lands are naturally the richest countries. In fact, the resources rich Africa and Latin America have some of the poorest countries in the world, whereas many prosperous countries have scarcity scarcely any natural wealth. There was a time when possession of natural resources was the most important consideration, but even then the resources had to be transformed through a production process. The economic wealth or well-being of a country thus does not necessarily depend on the mere possession of resources. The point is how these resources are used in generating flow of production, and how as a consequences income and wealth are generated from that process. Must know. ओके, चलिए हम इसीलिए हम जब बात करते हैं, जब आपने जब 2 सेक्टर मॉडल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें हाउस होल्ड और सबसे पहले प्रोडक्शन की बात होती है। प्रोडक्शन से ही सारी चीज़ें शुरुआत होती हैं, क्योंकि व्यक्ति की नीड क्या है, कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन जरूरी है, तो प्रोडक्शन से ही सब कुछ शुरुआत होता है। इसके बाद आप आगे देखेंगे कि वहीं से हमारा 3 मेथड का जन्म होता है, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। और फिर एक्सपेंडिचर मेथड कहाँ किया जाता है, एक्सपेंडिचर कहाँ किया जाता है, तो मार्केट में किया जाता है। तो वहाँ पर मार्केट प्राइस की बात हो जाती है, फैक्टर कॉस्ट की बात होती है, MP और FC की चर्चा होने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो, हाउ डज द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन अराइजेज। पीपल कंबाइन देयर energies with natural and man-made environment
within a certain social and technological structure to generate a flow of production. In our modern economic setting, this flow of production arises out of production of commodities, जिसके भी हम चर्चा कर रहे थे, goods and services by millions of enterprises, large and small. These enterprises range from giant corporations employing a large number of people to a single entrepreneur enterprises. But what happens to these commodities after being produced? उसका क्या होता है, इस कम्युनिटी से क्या किया जाता है? ईच प्रोड्यूसर ऑफ कम्युनिटीज इंटेंड्स टू सेल हिज और हर आउटपुट, नेचुरली उसको बेचना ही चाहेगा. सो फ्रॉम द स्मॉलेस्ट आइटम लाइक पिन्स और बटन्स to the largest ones like aeroplanes, automobiles, giants, machinery, or any sellable service like those of the doctor, the lawyer, or the financial consultant. The goods and services produced are to be sold to the consumers. The consumers may in turn be an individual or an enterprise. तो ये हमारा था कि जब यहाँ पर इस बात पर फोकस किया गया कि जो प्रोडक्शन होता है, सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद वो चीज़ें किस प्रकार से लोगों के बीच पहुंचती हैं, तो उसको बेचा जाता है. बेचने का काम कहाँ होता है? मार्केट में होता है. तो हर व्यक्ति ये चाहता है या हर संस्था ये चाहती है कि वो जो भी वो प्रोडक्शन करती है उसका प्रोडक्शन वो सोल्ड आउट हो जाए, ठीक है, ताकि उसका प्रॉफिट, उसका इन्वॉल्वमेंट उस सिस्टम में बना रहे. और ये सर्कुलर है सिस्टम है, वो उसको बनाना ज़रूरी है. जिस प्रकार हमारे बॉडी में इस तरह का एक व्यवस्था है कि ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड और प्योर ब्लड का आवागमन होता है, ये सिस्टम अगर ना हो तो बॉडी कोलैप्स हो जाएगी. इसी तरह अगर इनकम का सर्कुलेशन नहीं हो, एक वर्ग से पैसा निकल कर दूसरे वर्ग में ना जाए, फिर वो एक्सपेंडिचर करे तो तीसरे के पास जाए, तीसरा एक्सपेंडिचर करे तो चौथे के पास जाए. इस तरीके से एक पूरा एक चक्र होना चाहिए पूरा. ये जो चक्रीय प्रभाव है, ये जो इसमें अब चूँकि हमारा तो सिलेबस में 2 सेक्टर मॉडल है, उसकी हम चर्चा करेंगे. सी और आई की कंजम्पशन, हाउस होल्ड और फर्म की हम बात करते हैं. लेकिन अगर हम देखा जाए तो इसमें एक्सटर्नल सेक्टर को की थोड़ी चर्चा हम कर ले रहे हैं, मान लीजिए, तो उसमें फाइनेंशियल सेक्टर भी आता है और एक्सटर्नल सेक्टर भी आता है. कुल मिला के ये पूरा का पूरा सिस्टम इस बात पर ही चल रहा है. अगर हम लिमिटेड छोटे स्तर पर हैं तो लेन देन आपस में करते हैं, थोड़ा सा बड़े होते हैं तो आसपास के समाजों से, गांव में करते हैं, उससे थोड़े बड़े होते हैं तो एक प्रांत से दूसरे प्रांत, एक जिले से दूसरे जिले में चल जाते हैं, उससे बड़े होते हैं तो एक देश से दूसरे देश की बात हो जाती है. तो इस तरीके से एक पूरा सिस्टम चल रहा है और उसमें बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो उस चीज़ पर ही फोकस. आज हम जब बात इस पर चर्चा कर रहे हैं तो हम ये देखने का प्रयास करें कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन के स्टेजेस क्या क्या हैं, प्रोडक्शन के जो प्रोसेस है उसमें गुड्स का प्रकार क्या है, गुड्स कितने प्रकार के होते हैं, गुड्स को हम किस तरीके से मेजर करते हैं. जब हम आगे देखेंगे नेशनल इनकम को हमको कैलकुलेट करना होगा, तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना भी क्यों ज़रूरत है भाई, आखिर नेशनल इनकम को के पीछे इतने कवायद करने की क्या ज़रूरत है. तो ज़रूरत इस बात की है कि हम जब कभी भी किसी के स्टैंडर्ड की बात करते हैं, किसी के लिविंग स्टैंडर्ड को जानने का प्रयास करते हैं, कौन कैसे रहता है, कैसे खाता है, कैसे जीता है, उसका स्तर कैसा है, उसको सुधारने के लिए क्या प्रयास किया जा सकता है, क्या प्रयास करना चाहिए, तमाम तरह की चीज़ें इन्वॉल्व हैं. इसी से सारी व्यवस्थाएँ चल रही हैं. व्यवस्था इसी पर आधारित है. तो हम कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी करें, तो इस तरह की जब चर्चा में हम अपने आप को डालते हैं तो हमको ये जानने की ज़रूरत पड़ जाती है कि हम कि हमारा जो है अंतिम उत्पाद क्या है, क्योंकि उत्पाद की भी कई अवस्थाएं हैं. क्या हम सभी उत्पादों को जोड़ें जब हम अपना कैलकुलेशन करें, तो अब वहाँ पर प्रश्न उठता है कि सारे को कैसे जोड़ें. तो उसमें एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि वस्तुओं जो उत्पाद हैं उसके 2 प्रकार हैं वस्तुएं इंड यूज़ के आधार पर, मतलब फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स. तो हम थोड़ी सी चर्चा इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड के ऊपर करेंगे. तो ये है हमारा इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड. ठीक है कि ये फाइनल, चूँकि हम जब नेशनल इनकम अकाउंटिंग जब पढ़ते हैं तो हम फाइनल गुड को ही लेते हैं.
वो तो चूँकि हमारा पूर्व ज्ञान के आधार पर है कि हम जानते हैं कि वो फाइनल गुड को लेते हैं, लेकिन यहाँ हम देखने का प्रयास करेंगे कि फाइनल गुड है क्या, इंटरमीडिएट गुड है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, चलते हैं। द गुड्स परचेज्ड बाय वन एंटिटी माइट बी फॉर फाइनल यूज़ और फॉर यूज़ इन फर्दर प्रोडक्शन। द गुड्स परचेज्ड बाय वन एंटिटी माइट बी फॉर फाइनल यूज़ और फॉर यूज़ इन फर्दर प्रोडक्शन। यहाँ दो बात है कि वस्तुएं या तो पूर्णतया कंजम्पशन करने के लिए हो सकती हैं या फर्दर उत्पादन में काम आ जाएं, उसके लिए हो सकती हैं। When it is used in further production, it often loses its characteristics। ठीक है, जब ये दोबारा प्रोडक्शन में काम आती है तो प्रायः ऐसा होता है कि ये अपना अस्तित्व खो देती है। As that specific good and is transformed through a productive process into another। और वो प्रोडक्शन की प्रक्रिया में अपना अस्तित्व खो देती हैं और प्रोडक्शन की प्रक्रिया में एक नए उत्पाद के रूप में उनका जन्म होता है। अब यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है। अ फार्मर प्रोड्यूसिंग कॉटन सेल्स इट टू स्पिनिंग मिल वेयर द रॉ कॉटन अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन टू yarn। द yarn इज इन टर्न सोल्ड टू अ टेक्सटाइल मिल वेयर थ्रू द प्रोडक्टिव प्रोसेस it is transformed into cloth। ठीक है, the cloth is in turn transformed through another productive process into an article of clothing which is then ready to be sold finally to the consumer for final use। अब इस कॉन्सेप्ट को है जो बोला गया है, अगर इसी को हम पिक्टोरियल फॉर्म में या स्केच फॉर्म में बच्चों को दिखा दें कि एक यार्न रख लें अपने हाथ में, ठीक है, और उस यार्न को दिखा दे कि इसको क्या है, टेक्सटाइल मिल है, ये यार्न है, मान लीजिए, ये कुछ डायग्राम बना के यार्न दिखा दिया, यहाँ पर टेक्सटाइल मिल बना दिया, यार्न गया टेक्सटाइल मिल पर, और फिर प्रोडक्शन पर जो मिल बता दे कि मिल में प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, दिखा दिया या एक्शन कर दिया। ठीक है, इसके बाद वो निकल दिया, क्लोथ बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर समझाने में बड़ी आसानी होगी। ये यार्न था, ये प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ और ये हुआ कि ये जो यार्न है, यार्न ने अपना अस्तित्व खो दिया और एक नया प्रोडक्ट बना, क्लोथ बना। इस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को जो हमारे जो लेट ब्लूमर्स बच्चे हैं उनको समझाने में आसानी होगी। ट्रांसफॉर्म थ्रू अनदर प्रोडक्टिव प्रोसेस इनटू आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग विच इज इन टर्न रेडी टू सोल्ड इन फाइनली टू द कंज्यूमर फॉर फाइनल यूज। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी इसको और प्रोसेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये क्लोथ बना, ठीक है, अब क्लोथ से या तो कपड़े बिल्कुल रेडीमेड कपड़ा बन गया या केवल कपड़ा बना जो अनस्टिच्ड फॉर्म में है, रॉ मटेरियल के रूप में, उस कपड़े को टेलर ने परचेज किया और उसको स्टिच करके शर्ट कर दिया, तो वहाँ भी ये इंटरमीडिएट ही गुड होगा। इस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं कि कोई भी वस्तु अपने आप में फाइनल गुड नहीं हो सकती है, कोई वस्तु अपने आप में इंटरमीडिएट गुड नहीं होती है। ठीक है, सच एन आइटम दैट इज़ मेंट फॉर फाइनल यूज एंड विल नॉट पास थ्रू एनी मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड अ फाइनल प्रोडक्ट। तो कोई परिवर्तन नहीं हो, वो बिल्कुल एंड यूजर के पास पहुंच जाए, वो कंजम्पशन करने के लिए तैयार हो, तो वो फाइनल प्रोडक्ट माना जाता है। अगर उसमें कोई फर्दर मॉडिफिकेशन हो रहा है, जैसा कि हमने क्लोथ के ऊपर किया, उसको टेलर के पास भेज दिया, तो वो फाइनल प्रोडक्ट ना होकर वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया। वाई डू वी कॉल दिस अ फाइनल प्रोडक्ट? बिकॉज वंस इट हैज़ बीन सोल्ड it passes out to the active economic flow. It will not undergo any further transformation at the hands of any producer. It may, however, undergo transformation by the action of the ultimate consumers. For instance, the tea leaves purchased by a consumer are not consumed in the form they are used to make drinkable tea, which is consumed. However, if the same tea brewing was done in a restaurant where the tea would be sold to customers, then the tea leaves would cease to be final goods and would be counted as the inputs to which economic value addition can take place। कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि जो टी लिया गया, अगर वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाता है तो अपने घर में लाता है, वो फाइनल प्रोडक्ट की तरह यूज हो जाता है।
लेकिन जब वही टी वेंडर के पास गया, टी शॉप के पास गया, तो उसने उसको यूज़ किया और चाय बनाई, चाय को कस्टमर को दिया और उस टी का उपयोग उसने, टी लीव्स का उपयोग उसने अपने प्रोडक्ट को वैल्यू एडिशन के लिए किया और चाय की कीमत बढ़ गई उससे, ठीक है, और चाय बनी उससे, तो टी का लिप्स प्लस मिल्क प्लस जो फाइनल प्रोडक्ट बना टी, तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर इस बात को कि वो जो टी है वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हुआ, जबकि वहाँ पर टी लिप्स फाइनल प्रोडक्ट था कंज्यूमर के हाथ में जाने के बाद। ऑफ द total production taking place in the economy, a large number of goods don't end up in final consumption. Such goods are mostly used as raw material or inputs for production of other commodities. For example, steel sheets used for making automobiles, copper used for making utensils, etc. These are called intermediate goods. ठीक है, क्योंकि स्टील शीट है, स्टील शीट यूज फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, कॉपर यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है, यूटेंसिल्स फाइनल गुड हो गया, ऑटोमोबाइल से फाइनल गुड हो गया, और कॉपर शीट जो है इंटरमीडिएट गुड हो गया, स्टील शीट इंटरमीडिएट गुड हो गया, ठीक है। अब आते हैं इस पर। स्टील गुड्स आर क्लासिफाइड एज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ द एंड यूज ऑफ द गुड्स, ठीक है, कि बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं फाइनल गुड्स के ऊपर। गुड्स परचेज फॉर कंजम्पशन, that is for satisfaction of wants and for investment are called final good। यहाँ ध्यान देना है, गुड्स परचेज फॉर कंजम्पशन, पहला कंजम्पशन के लिए भी इनका होता है, ठीक है, परचेज क्या आता है, मतलब उससे उनको सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स मिलती है। दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट आर कॉल्ड फाइनल गुड। तो फाइनल गुड इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकता है और कंजम्पशन के लिए हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड इज कॉल्ड द फाइनल एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये फाइनल एक्सपेंडिचर होता है। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड और फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स refers to those goods which are either used for consumption purposes or for investment purposes by the end user, ठीक है, एंड यूजर के द्वारा उसको या तो कंजम्पशन के लिए यूज किया जाए या तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज किया जाए, तो उसको हम फाइनल गुड्स करते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखने का प्रयास करेंगे। मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, अब ये हाउस होल्ड ने परचेज किया, ध्यान देना, इज अ फाइनल गुड एज इट इज़ परचेज फॉर कंजम्पशन पर्पस। तो यहाँ पर मिल्क क्या है, वो फाइनल हो गया, फाइनल कंजम्पशन के ऊपर हो गया, तो फाइनल गुड हो गया। मैं अब यही मिल्क परचेज बाय टी वेंडर फॉर सेलिंग टी, ये इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। यहाँ यही ध्यान देने की बात है, यहीं पर मिस्टेक्स होता है। मशीन परचेज्ड बाय अ फर्म for installation in a factory is a final good because it is purchased for investment. Machine purchased by a firm for installation in factory is final good because it is purchased for investment purposes, ठीक है, ध्यान रखना है। तो हमारा ये कंजम्पशन भी हो गया या इन्वेस्टमेंट भी हो गया। कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस इज अ फाइनल गुड बिकॉज इट इज़ परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट, ओके। अब यहीं पर कंप्यूटर परचेज बाय अरुण सिंह और एनीबडी, तो कंप्यूटर परचेज बाय इंडिविजुअल इज अ फाइनल, ओके, इज इंस्टॉल्ड बाय एन ऑफिस इज अ फाइनल गुड बिकॉज इट इज़ अ परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज से यहाँ किया गया, जबकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, तभी वो फाइनल गुड है, पर्सनल यूज़ के लिए, एंड यूज वही हो जाता है, ठीक है। लेकिन यही अगर मान लीजिए कंप्यूटर्स परचेज बाय डीलर फॉर रीसेल के लिए है, अगर मान लीजिए रिटेलर के द्वारा परचेज किया गया, उसको बेचना है या असेंबलिंग के लिए लिया, फिर उसको मॉडिफिकेशन देता, हाँ इस तरह की बात होगी तो वो इंटरमीडिएट बन जाएगा, ये भी ध्यान रखना। चलिए, इंटरमीडिएट गुड्स ऑल्सो कॉल्ड सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, ये भी ध्यान रखना कि इंटरमीडिएट गुड क्या कहता है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। गुड्स परचेज्ड बाय अ प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अदर प्रोडक्शन यूनिट्स with the purpose of reselling or using up completely during the process of production of other goods in the same year are called intermediate goods। मतलब इसको रीसेल करने के लिए किया गया, एक प्रोडक्शन यूनिट से दूसरे प्रोडक्शन यूनिट ने परचेज किया रीसेल करने के पर्पज से, ठीक है, तो वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, ठीक है।
और अगर मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु है जिसको हम परचेज़ करते हैं और वो अपना अस्तित्व खो देती है, दूसरी किसी नई वस्तु का प्रोडक्शन करता है उसी साल, तभी वो इंटरमीडिएट गुड्स माना जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं। कम्प्लीटली यूज ड्यूरिंग प्रोसेस प्रोडक्शन अंडर द सेम ईयर इंटरमीडिएट गुड्स और सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, इसको सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स कहेंगे। द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कॉस्ट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चलिए अब इंटरमीडिएट गुड्स देखते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर इधर यूज्ड फॉर रीसेल, ठीक है, और फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस इन द सेम ईयर। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर either used for resale or further production purposes in the same year is called intermediate goods. एग्जाम्पल हम देखते हैं इंटरमीडिएट गुड्स का। कॉपर यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स सिंस कॉपर यूज्ड अप completely during the process production of steel wheels. Mobile sets purchased by a mobile dealer are intermediate goods because these are purchased for resale. Fertilizers used by the farmers are intermediate goods products because these are used up completely for producing grains during the same year. Or even the seeds used by the farmers are intermediate products because these are used completely for producing the crops. Purchase of a rice by a grocery shop is an intermediate good because it is purchased for resale. इस तरीके से हम इसको ध्यान से देखेंगे और इसको आसान बना सकते हैं। अब आपके सामने कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं, तो उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, शुड परचेज ऑफ व्हीट इन द होलसेल मार्केट बी ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, शुड परचेज ऑफ व्हीट इन द होलसेल मार्केट बी ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड। Yes, purchase of wheat in the wholesale market should be treated as the purchase of intermediate good because it is meant for resale in the same year. अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन कंफ्यूजन हो सकता है। अगर मान लीजिए हम ही होलसेल मार्केट में चले जाएँ, अपने कंजम्पशन के ले लें, ठीक है, जैसे खाड़ी बावड़ी में जो है हम लोग जो गए और वहाँ से कैशू नट वगैरह लेकर आए, एक ही साथ कई मित्र गए थे और होलसेल मार्केट से ले लिया, सस्ता हो गया। तो इस तरीके से ये वहाँ पर क्या होगा, ये तो इंटरमीडिएट गुड नहीं होगा, वहाँ तो फाइनल प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि हमको रीसेल तो करना नहीं था। तो ये हमेशा इस पर ध्यान रखेंगे और इसमें येस और नो दोनों में आंसर होता है। येस, परचेज फॉर व्हीट इन द होलसेल मार्केट शुड बी ट्रीटेड एज अ परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड बिकॉज इट इज मेंट फॉर रीसेल इन द सेम ईयर। नो, परचेज ऑफ व्हीट इन द होलसेल मार्केट शुड बी ट्रीटेड एज द परचेज ऑफ फाइनल गुड बिकॉज इट इज़ मेंट फॉर कंजम्पशन इन द सेम ईयर। तो ऐसे हो जाएगा। तो यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। यस इसलिए इन्होंने, क्योंकि इन्होंने मान लिया है कि रीसेल के लिए होलसेल मार्केट से जनरली लोग रिटेल मार्केट से परचेज करते हैं। यहाँ पर ये क्लैरिटी मैं देना चाहूँगा। चलिए, फाइनल गुड्स इंक्लूड ओनली दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड। डिफेंड और रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट विद द वैलिड रीजन्स। ओके, फाइनल गुड्स इंक्लूड ओनली दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड। डिफेंड और रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट विद द वैलिड रीजन। क्या फाइनल गुड इंक्लूड ओनली दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड, केवल हाउस होल्ड जो कंज्यूम करता है वही फाइनल गुड होता है। इसका आंसर देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। द गिवन स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड, बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पसेस से भी तो क्या आता है ना। लेकिन गिवन स्टेटमेंट वन इज रिफ्यूटेड एज फाइनल गुड्स इंक्लूड दोज गुड्स विच आर आइदर कंज्यूम्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, और ये पॉइंट देखिए, परचेज्ड बाय प्रोड्यूसर्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, ये भी तो होता है फाइनल गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स आर इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, गिव रीजंस। व्हीट एंड राइस परचेज्ड बाय हाउस होल्ड। ठीक है, परचेज ऑफ व्हीट एंड राइस परचेज बाय हाउस होल्ड फाइनल गुड होगा निश्चित रूप से। परचेज ऑफ अ टिकट फॉर अ ट्रेन जर्नी बाय एन इंडिविजुअल, ये भी हमारा फाइनल गुड होगा, क्योंकि उसको कुछ रीसेल्स वगैरह करना नहीं, वैल्यूएडिशन करना नहीं। परचेज ऑफ अ कार बाय एन एम्प्लॉयर फॉर ऑफिस यूज़ बाय हिज एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो ये हमारा ये फाइनल गुड बिकॉज इट इज़ फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ अ कार बाय एन एम्प्लॉयर फॉर ऑफिस यूज़ बाय हिज एम्प्लॉयज़। ठीक है, एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कार दिया तो ऑफिस यूज़ के लिए, तो फाइनली गुड्स बिकॉज इट इज़ फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मशीन्स परचेज्ड बाय अ डीलर ऑफ मशीन्स। ठीक है,
अब ये डीलर के द्वारा परचेज किया गया है, ध्यान देने बात है। डीलर क्या करेगा, उसको बेचेगा, प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। तो ये क्या इंटरमीडिएट गुड होगा, बिकॉज दे आर परचेज फॉर रीसेल पर्पसेज। अब हमारे पास एक सेट क्वेश्चन है, इसको आप देखेंगे और इसको आप स्वयं सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और लास्ट में इसके आंसर हम शेयर करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग आर फाइनल गुड्स एंड विच आर इंटरमीडिएट। आपको क्लासीफाई करना है कि इसमें से कौन फाइनल गुड्स हैं, कौन इंटरमीडिएट गुड्स हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसके आंसर में लास्ट में। हम चर्चा करते हैं कि फाइनल एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो फाइनल एक्सपेंडिचर के भी देखते हैं। फाइनल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ, क्या बताता है कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज के ऊपर क्या खर्चा हुआ। विच आर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो फाइनल कंजम्पशन या फाइनल इन्वेस्टमेंट जो हम करने जा रहे हैं तो उस पर हमने क्या खर्चा किया, वही हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के द्वारा देखने का प्रयास करें। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ अ कार, फर्नीचर, सेविंग मशीन, रेफ्रिजरेटर बाय अ हाउस होल्ड इज अ फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन, ठीक है। ये सारा कंजम्पशन पर्पसेस के लिए यूज़ करेगा, इसलिए वो। दूसरा क्या, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ अ कार, फर्नीचर, मशीन, रेफ्रिजरेटर फॉर यूज बाय अ फर्म इज अ फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ अ कार, फर्नीचर, मशीन, रेफ्रिजरेटर फॉर यूज बाय अ फर्म इज अ फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। जो इंडिविजुअल ने परचेज किया बिना मतलब किसी मोटो पे रीसेल करना है, कुछ भी करना है, तो वो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। तो कंजम्पशन और ये इन्वेस्टमेंट, ये दोनों मिलकर हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर है। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर ऑल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट, रेफर जिसकी चर्चा हम वैल्यू एडेड मेथड में करेंगे। इंटरमीडिएट कॉस्ट की रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोडक्शन यूनिट on purchasing those goods and services from other production units which are meant for resale or for using up completely during the same year। अभी कहते हैं कि एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरे प्रोडक्शन यूनिट से जो कुछ परचेज कर रही है फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, तो जो कुछ भी परचेज किया वो इंटरमीडिएट कॉस्ट के रूप में काम आएगा, ठीक है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो इसमें से ये खर्चे, इसको हमको माइनस करना पड़ेगा, तब हम सही मायने में उसकी वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो वो हमारा जो खर्चा हुआ वो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर हो गया या इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गया। एक और देखते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोडक्शन यूनिट ऑन परचेजिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर प्रोडक्शन यूनिट्स विच आर मेंट फॉर रीसेल और फॉर यूजिंग अप कम्प्लीटली ड्यूरिंग द सेम ईयर। एग्जाम्पल क्या है, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय स्कूल, ठीक है, ये इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर हो गया। परचेज ऑफ यूनिफॉर्म फॉर नर्सेज बाय अ हॉस्पिटल, ठीक है, ये भी हमारा हो गया। एक्सपेंडिचर बाय अ फर्म ऑन पेमेंट ऑफ फीस टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, फर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे रही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवा कर रहा है, वैल्यू एडिशन कर रहा है। एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग बाय अ फर्म, ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर होता है। अब आपके सामने स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, ये देखिए ध्यान से। शुड द फॉलोइंग बी ट्रीटेड एज अ फाइनल एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। आपको बताना है कि इसमें से कौन फाइनल एक्सपेंडिचर होगा और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर होगा। तो आपके सामने ये क्वेश्चन हैं, जिसको आप सॉल्व करेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए तब तक हम आज देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द फाइनल एंड। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ये अगला टॉपिक हमारा। सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स इज नीडेड टू एस्टिमेट द करेक्ट वैल्यूज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसको हमने अभी तक क्यों पढ़ा, उसके पीछे पढ़ने का की वजह क्या है कि हमको जो नेशनल इनकम के जो 8 एग्रीगेट्स आते हैं, ग्रॉस के 4 और 4 नेट के, ठीक है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों पर निकालते हैं, कुल मिला के हमारा 8 हो जाता है। तो ये 8 जो एग्रीगेट्स हैं, इन एग्रीगेट्स को निकालने के लिए ही हम इतनी सारी कवायद कर रहे हैं। अभी स्टॉक है, फ्लो है, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को अभी डोमेस्टिक ये सब सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी, ये सब सारा कॉन्सेप्ट अभी पढ़ना है।
The significance of distinction between the final and intermediate goods. The distinction between final and intermediate goods is needed to estimate the correct values of gross domestic product (GDP). In the absence of this distinction, GDP may be overestimated. GDP includes the value of final goods only. ध्यान, इसलिए हम फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स कर रहे हैं तब से. But why are we to measure the final goods only? Surely intermediate goods are crucial inputs to any production process. However, since we are dealing with the value of output, we should realize that the value of final goods already includes the value of the intermediate goods that have entered into their production as inputs. Counting them separately will lead to the problem of double counting. बार बार काउंट हो जाएगा ना, तो वैल्यू जो है ना, जीडीपी का जो वैल्यू आएगा वो इन्फ्लेटेड वैल्यू आएगा. ठीक है, तो हम ग्रोथ रेट वगैरह जो भी होगा इन्फ्लेटेड होगा. Whereas considering intermediate goods may give a fuller description of total economic activity, counting them will highly exaggerate the final value of our economic activity. इसलिए हम केवल फाइनल गुड्स को ही लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते. ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए. ठीक है, अब इसको आप देख लें, कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप देख लें और इसको एक बार में रीड आउट करते हैं, इसको सॉल्व करें. 110 metric tons of rice were produced in India in a particular year. 10 metric tons were used as an intermediate good for the production of rice flour. Should the 10 metric tons of rice grains be included in the total production of the rice output in the country? Comment yes or no and validate your argument. इसको आप करें. तो ये हमारा एक नेशनल इनकम अकाउंटिंग का एक छोटा सा टॉपिक हमने पकड़ने का प्रयास किया. इसके बाद अगला टॉपिक हम बात करेंगे कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के बारे में चर्चा करेंगे. और जैसा कि मैंने कहा था कि इन क्वेश्चंस पर आप विचार कीजिए, इसके आंसर हम लास्ट में देंगे. तो चलिए उसे थे. विच अमंग द फॉलोइंग आर फाइनल गुड्स एंड विच आर इंटरमीडिएट गुड्स? गिव रीजंस. फर्नीचर परचेज बाय ए स्कूल. अब आप बताइए, आपने अभी तक कर लिया होगा. The furniture purchased by school is basically the final product because it is purchased for investment purposes. Okay. Next is a printer purchased by a lawyer for office use. ध्यान देना है, printer purchased by lawyer for office use. तो printer purchased by lawyer for office use is also a final product because it is purchased for investment purposes. Third question है steel sheets used for making. बिल्कुल आसान है. steel sheet used for making automobiles. तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटरमीडिएट हो जाएगा. स्टील शीट्स यूज्ड फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल्स आर इंटरमीडिएट गुड्स सिंस दे आर परचेज्ड विद द पर्पस ऑफ यूजिंग देम कम्प्लीटली ड्यूरिंग द सेम ईयर फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टील गेट्स. ओके. फोर्थ हमारा चॉक डस्टर्स एट्सेट्रा परचेज बाय स्कूल. तो चॉक डस्टर्स एट्सेट्रा परचेज बाय स्कूल आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बिकॉज दीज आर यूज्ड अप completely during the same year in the production of educational services. पांचवा हमारा है ब्लैक बोर्ड यूज्ड इन स्कूल. तो ब्लैक बोर्ड यूज्ड इन स्कूल इज अ फाइनल प्रोडक्ट बिकॉज इट इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट. इट इज़ नॉट यूज्ड अप completely in a year but remains for production of educational services for many years. Question number 6. पेपर परचेज बाय पब्लिशर. यूज्ड अप हो गया ये तो इंटरमीडिएट हो ही जाएगा. कोर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, ये भी इंटरमीडिएट बिल्कुल क्लियर है. कार परचेज बाय हाउस होल्ड. कार परचेज बाय हाउस होल्ड, ये हमारा हाउस होल्ड ने परचेज किया तो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा बिकॉज परचेज फॉर कंजम्पशन पर्पसेज. 9. कॉटन यूज्ड बाय स्पिनिंग मिल, ये भी यूज्ड अप हो गया. कॉटन यूज्ड बाय स्पिनिंग मिल इज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बिकॉज इट इज यूज्ड अप फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग द सेम ईयर. मिल्क परचेज बाय अ टी वेंडर, इससे ऑल्सो इंटरमीडिएट हो जाएगा. ये टी वेंडर ने है, टी स्टॉल अपना उसको इन्हांस करेगा वो. तो मिल्क परचेज बाय टी स्टॉल इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बिकॉज इट इज़ अ परचेज फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट फॉर रीसेल और इनडायरेक्टली और उसका वैल्यूएशन करने के लिए. बस परचेज बाय स्कूल, इससे ये भी फाइनल हमारा हो जाएगा बिकॉज बस परचेज बाय स्कूल इज अ फाइनल प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्कूल. Bus is for investment purposes and the last one is juice purchased by student from the school canteen.
The juice purchased by student from the school canteen is a final product because it is purchased by a consumer for a final consumption. तो ये हमारा हो गया और उम्मीद है आपके सब सही होंगे। थैंक यू। और मैं भूल गया था, ये एक और हमारा था ये, इसका आंसर मुझे देना था। शुड द फॉलोइंग बी ट्रीटेड एज अ फाइनल एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, गिव रीजन्स आपको देना है। तो परचेज ऑफ अ फर्नीचर बाय अ फर्म, हमको क्या देना है इसमें, फाइनल एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। तो परचेज ऑफ अ फर्नीचर बाय अ फर्म, तो इट इज़ अ फाइनल एक्सपेंडिचर। वाई? इफ इट इज़ परचेज बाय अ फर्म फॉर इट्स ओन यूज़ because it is an investment expenditure. However, if it is purchased by the firm for resale, then it is an intermediate expenditure. ये ध्यान देना है। एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस बाय अ फर्म, जो मेंटेनेंस के ऊपर फर्म के द्वारा खर्च किया जाता है वो क्या होगा, इट इज़ एन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंडिचर ऑन सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। तो सिंगल यूज जो प्रोड्यूसर गुड है उसके ऊपर ये खर्च किया गया है, इसलिए इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, पेमेंट ऑफ अ फीस टू अ लॉयर बाय अ फर्म। द पेमेंट ऑफ फीस टू अ लॉयर बाय अ फर्म इज एन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर एज अ लॉयर इज एन आउटसाइडर टू द फर्म हु हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द लीगल सर्विसेज टू द फर्म। फोर्थ क्वेश्चन है, फीस पेड टू अ मैकेनिक बाय अ फर्म, फीस पेड टू अ मैकेनिक बाय अ फर्म, वही लॉजिक लग जाएगा। फी पेड टू अ मैकेनिक बाय अ फर्म इज एन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर एज द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द मैकेनिक इज यूज्ड अप completely during the same year. Fifth question, expenditure on purchase of a refrigerator for use by a firm, expenditure on purchase of a refrigerator for use by a firm, एक फर्म जो है परचेज करती है रेफ्रिजरेटर को। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ a refrigerator for use by a firm is a final expenditure on investment purposes. Sixth question, transport expenses paid by a firm, transport expenses paid by a firm. So transport expenses paid by a firm is an intermediate expenditure as the service provided by the transport company is used up completely during the same year. ये बात ध्यान दीजिए, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस पेड बाय अ फर्म, transport expenses paid by a firm. Transport expenses paid by a firm is an intermediate expenditure as the service provided by the transport company is used up completely during the same year. Seventh question है हमारा, expenditure on advertisement and scientific research by a firm. Expenditure on advertisement and scientific research by a firm. Expenditure on advertisement and scientific research by a firm is an intermediate expenses for the promotion and development of the products of the firm. Expenditure on engine oil by a car service station. Expenditure on engine oil by a car service station. Expenditure on engine oil by a car service station is an intermediate expenditure as it is meant for resale or for using up completely in the सर्विसेज ऑफ अ कार ड्यूरिंग द सेम ईयर। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हो गए और उम्मीद है कि ये ठीक लगा होगा, नहीं लगा होगा तो बताइए और कैसे अच्छा किया जाए। थैंक यू।